लास्ट क्लास में हमने सुडोकू उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी में भी दिया और एक काम का है, ठीक है। बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रिक्शन के बारे में आज स्टडी करना है, ठीक है। मुझे 2 लेक्चर जितना चाहिए तो फ्रिक्शन वाला पार्ट भी क्या अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। और टॉपिक लिख लो, फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन हमारे लिए क्या एक फोर्स है, ठीक है। अब वो फोर्स कैसे लग रहा है वो हमें स्टडी करना है, फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करना है। तो सपोज यहाँ पे एक सरफेस है और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। अब मैंने इसे ड्रॉ किया, ये सरफेस ऐसे स्मूथ ड्रॉ किया है, और सपोज कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, जैसे छोटा सा पार्ट अगर मैं मैग्नीफाई करूं, इस छोटे से पार्ट को मैं मैग्नीफाई करूं, एकदम स्मूथ दिखेगा। जैसे बोर्ड की बात करें तो एकदम ऐसे कैसे स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। वॉल को देखो एकदम स्मूथ दिख रहा है, सच में ऐसा स्मूथ है क्या? अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो क्या है, स्मूथ नहीं है। तो इतने छोटे से पार्ट को अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूं तो ये ब्लॉक जो है वो एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, ब्लॉक का सरफेस क्या ऐसे रफ होगा। वैसे ही ग्राउंड को मैग्नीफाई करे तो ग्राउंड का सरफेस भी क्या होगा, रफ होगा। तो ग्राउंड का जो सरफेस वो भी कैसा ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ये ब्लॉक वाला पार्ट है और ये ग्राउंड वाला पार्ट है। अब फ्रिक्शन जो है वो कैसे लगता है, सपोज मैं इस ब्लॉक को आगे खींचूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये ब्लॉक ऐसे आगे जाना चाहता है, तो इसमें पता चलो तो ये पता इसके साथ ब्लॉक हो रहा है, सर समझा ना, इसका ब्लॉक हो रहा है तो तुरंत ऐसे जा नहीं पाएगा, काफी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये पार्ट इसके ऊपर जाके ड्रैग हो सकता है, ऐसे अंदर क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग कहते हैं, क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। उसकी वजह से क्या लगता है हमें, फ्रिक्शन, ठीक है। तो सरफेसेस मेन रीजन क्या है फ्रिक्शन का, कि सरफेसेस क्या होती है, रफ होती है, एक्चुअल में स्मूथ नहीं होती, ठीक है। एक और भी रीजन है, कुछ सरफेसेस जो होती है ना उसके बीच में ना एक बॉन्ड बन जाता है, अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन जाता है। वो बॉन्ड भी जो है वो भी क्या फ्रिक्शन में रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, सपोज सेलोटेप, मैं यहाँ पे सेलोटेप चिपका दूं, तो सेलोटेप को मुझे पुल करना होता है, ऐसे ऊपर पुल करूंगा। कभी ट्राई करना, सपोज मैं ऐसे सेलोटेप चिपकाऊं, सेलोटेप को ना ऐसे खींचने की ट्राई करना, खींच ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो सरफेस है वो क्या एकदम बॉन्ड बन गया है उसका, तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। तो मेन जो है फ्रिक्शन के ना 2 रीजन होते हैं, एक तो क्या सरफेस रफ है, मतलब क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग, और दूसरा सरफेस के बीच में क्या एक बॉन्ड बन जाता है, तो उसकी वजह से क्या लगता है, फ्रिक्शन का, ठीक है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन, एक्सपीडी, वो सब में कैसे ड्रॉ करना उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, पर पहले बेसिक पता होना चाहिए हमें फ्रिक्शन का, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखो ना, बाद में डायग्राम ड्रॉ कर लेना। The contact force which opposes the relative motion, the contact forces which opposes relative motion or its tendency
between the contact surfaces or its tendency between the contact surfaces is called friction. Is called friction. ठीक है, ये रिलेटिव मोशन टेंडेंसी वो सब क्या वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे एप्लीकेबल। और दूसरा जो डिस्कस किया कि फ्रिक्शन किस केस से लिखता है, ठीक है, वो भी देखना है नेक्स्ट टाइम। देखो कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, उसमें पहला लिखो इंटरलॉकिंग बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, interlocking between the contact surfaces, और दूसरा देखो bonding between the contact surfaces, bonding between the contact surfaces, bonding between the bonding between the contact surfaces, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, दो स्टेटमेंट लिखे होते हैं, इसे डायग्राम ड्रॉ कर लो। ड्रॉ, ठीक है, तो ये इंटरलॉकिंग उस सब से क्या फ्रिक्शन मिलता है, ठीक है। अब हमें फ्रिक्शन को प्रॉपरली और स्टडी करना और डिटेल में। फ्रिक्शन है ना दो टाइप के, वो दो टाइप बता देता हूँ, बाद में हम इसके प्रॉब्लम्स पे आएंगे, ठीक है ना। फ्रिक्शन को ध्यान से स्टडी करना होता है, फ्रिक्शन इतना सिंपल नहीं है, और आराम से ध्यान से स्टडी करना है। फ्रिक्शन जो है ना दो टाइप के आते हैं, एक कहते हैं स्टैटिक और दूसरा कहते हैं काइनेटिक। दो टाइप के फ्रिक्शन आते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। अब वो क्या होता है वो समझा देता है, ब्रीफ आइडिया देता हूँ, ठीक है, बाद में डिटेल में लिखेंगे। सपोज यहाँ पे ऐसे मेरे हाथ में ये पेन रखी हुई है, तो इधर क्या है, दो कॉन्टेक्ट सरफेसेज है, एक है मेरा हैंड और दूसरा है पेन, ठीक है, दो कॉन्टेक्ट सरफेस है। मुझे बताओ, सिर्फ मैंने ऐसे इसको रखा हुआ है, अभी कोई फ्रिक्शन लग रहा है क्या? सरफेस रफ है, सरफेस रफ है, फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सपोज मैं ऐसे ब्लॉक को रखूं, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे ब्लॉक को बस मैं रखा हुआ है, ये सरफेस रफ है, फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सरफेस रफ है इसलिए लग रहा है। फ्रिक्शन कब लगता है इसमें? अगर मैं आंसर दूँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बोले सरफेस रफ है, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, सब क्या सोचते हैं रफ है मतलब फ्रिक्शन लगता ही है। फ्रिक्शन कब लगता है? जब है ना मोशन हो या उसकी टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या है? इसको स्मूथ कर दो, ये ब्लॉक पे जाएगा क्या? जो हॉरिजॉन्टल है ऐसे रखा हुआ है, ये ब्लॉक पे जाएगा क्या? मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। अगर ब्लॉक को ऐसा रख दूं ग्राउंड पे, मूव करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, उधर का उधर रहेगा ना, कोई फोर्स लगा ही नहीं रही है, उधर का उधर ही रहेगा। मतलब क्या, उसकी कोई टेंडेंसी ही नहीं है मूव करने की। अगर कोई टेंडेंसी ना हो तो फ्रिक्शन क्या होता है? सरफेस रफ हो स्मूथ हो डजंट मैटर, इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा? पर सपोज मैं इसे इंक्लाइन प्लेन पे रखूं, जैसे एक एग्जाम्पल क्या हो गया, तुम्हारी डेस्क, उस पर ऐसे कोई ब्लॉक, कुछ बुक, कैलकुलेटर ऐसा कुछ रख रहे हो तो क्या रेस्ट पे रह सकता है ना वो चीज? तो ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे मैं ब्लॉक रख रहा हूँ,
ये क्या है, उधर का उधर ही है, रेस्ट पे ही है। तो अब इसमें मुझे बताओ क्या लगता है, फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? नहीं, ऐसे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ऐसे धक्के में छोड़ दिया, ये सरफेस रफ है, तो इस केस में लगेगा क्या? अब इसमें कैसे लगेगा, इसकी टेंडेंसी है क्या मूव करने की? स्मूथ कर दो पता चल जाएगा, इसको स्मूथ कर दो, कहाँ पे इसकी टेंडेंसी मूव करने की? नीचे टेंडेंसी हो मतलब फ्रिक्शन लगता है, इसकी टेंडेंसी नीचे मूव करने की, तो ये उधर का उधर रुका हुआ, इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा होगा? नीचे जा रहा है, टेंडेंसी फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? ठीक है, ये वाला केस ही देखते हैं, ठीक है, ये वाला केस देखते हैं। तो इसमें अब सपोज मैं इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ पर फिर भी मूव नहीं कर रहे, अब फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा? मैंने सिर्फ ऐसे इसको रखा था, कोई टेंडेंसी नहीं थी, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी मूव नहीं कर रहा, ऐसे पेन को रखा हुआ है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो पेन मूव नहीं करती, फ्रिक्शन भी लग रहा है कि नहीं? अब लग रहा है वही देखो, अब से जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये तुम्हें सीखना है, बहुत ही काम आएगा। एक टर्म होता है जिसे कहते हैं ग्रास्पिंग पावर, लर्निंग का प्रोसेस होता है, उसे ग्रास्पिंग पावर कहते हैं। ग्रास्पिंग पावर मतलब क्या है, तुमने इतना पढ़ा, हमने डिस्कस किया, अब वो तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए, आगे कुछ स्टडी करो तो रिकॉल होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, तो कनेक्शन दिखना चाहिए। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो वो टेंडेंसी वाला पार्ट पढ़ा, और दूसरा मैंने क्या बताया कि रफ को क्या करते हो, अगर से देखना रफ को क्या करते हो, स्मूथ करते हो, तो टेंडेंसी पता चल जाएगी। ये ग्रास्प होना चाहिए, तो अब लगाओ, बोलो टेंडेंसी है क्या इसकी मूव करने, इसको स्मूथ कर दो, मैं किस तरह से उसकी टेंडेंसी मूव करने, राइट साइड तो मूव नहीं कर, मतलब पक्का इसमें क्या लग रहा है, फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा होगा, इसमें लग रहा है, इसकी टेंडेंसी नहीं दी, फ्रिक्शन। ओके, अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दो वर्ड में यूज किए, स्टैटिक और काइनेटिक। अगर कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ टेंडेंसी है, एक्चुअल में मोशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्टैटिक। मतलब ये सब में कोई स्लाइडिंग हो नहीं रहा है सरफेस के बीच में, तो इधर सब के इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक। तो उसमें बहुत हाई फोर्स लगा और स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, स्लाइड करना अगर स्टार्ट कर दे तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग होना चाहिए तो काइनेटिक, स्लाइडिंग ना हो रहा हो तो स्टैटिक। सपोज चलो एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल उसमें और क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे सिंपल केस है, तो जैसे एक बुक रखी है, इसके ऊपर हमने दूसरी बुक रखी है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली बुक पे फोर्स लगाता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये दोनों साथ में जा रहे हैं, ये दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है, साथ में ऊपर जैसे कुछ भी ट्राई कर सकते, एक बुक के ऊपर दूसरे बुक रखो, नीचे वाली बुक को ऐसे प्रेस करो, फोर्स लगाओ, ये दोनों के साथ में जा रहे हैं। अब इधर स्लाइडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस हुआ, स्लाइडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है स्लाइडिंग, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इधर, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। यहाँ से स्लाइडिंग हो रहा है कि नहीं, दो साथ में जा रहे हैं, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन है, ठीक है। स्लाइडिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्लाइडिंग हो रहा हो तो काइनेटिक, स्लाइडिंग ना हो रहा हो तो स्टैटिक, ठीक है। तो पहले हम स्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे, बाद में काइनेटिक के बारे में, ठीक है। तो पहले लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं तो अभी नहीं कर रहे, स्मूथ तो ही करें। लिखो स्टेटमेंट जो डिस्कस किया वो स्टडी करना है, लिखो स्टैटिक में, फिर लिख लो when there is no relative motion, when there is no relative motion, relative motion basically क्या, स्लाइडिंग है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो स्लाइडिंग, when there is no relative motion, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो स्लाइडिंग between the contact surfaces, between the contact surfaces, comma,
the friction acting between them, the friction acting between them, the friction acting between them is called static friction. The friction acting between them is called static friction. ठीक है, कोई स्लाइडिंग ना हो तो क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वाला पार्ट भी डिस्कस किया था वो लिख लेते हैं। पहले क्या करो, सिर्फ ये ड्रॉ करो, सिर्फ ये वाला पार्ट ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये वाला पार्ट ड्रॉ करो। और यहाँ पे ऐसे लिखो रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे, ठीक है, चलिए ड्रॉ ये पहला। ओके, अब इसमें स्टेटमेंट लिखो, द ब्लॉक हैज नो टेंडेंसी, द ब्लॉक हैज नो टेंडेंसी टू स्लाइड, ब्लॉक हैज नो टेंडेंसी टू स्लाइड, सो friction is zero, so friction is zero even when the surface is rough, even when the surface is rough, ठीक है, भले रफ हो, कोई टेंडेंसी नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। पर ये जो दो केस देखे इसमें भी टेंडेंसी है ना, ये तो एक साथ ड्रॉ करो, ये तो एक साथ ड्रॉ करो, कर लिया ड्रॉ ये वाला, ठीक है। इसमें ना पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, वो स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, देखो ये जो बताया इसकी टेंडेंसी क्या नीचे जाने की, ठीक है, किसकी वजह से नीचे जाना, बोलो, ग्रेविटी। 9th का भी बच्चा बोलेगा ग्रेविटी, ढंग से स्टडी करो, हमने इम्प्लाइड टेन मतलब प्रॉपरली स्टडी की है, एफपीडी सोचो दिमाग में, कंपोनेंट बनाओ, प्रॉपरली स्टडी करना है। क्या होगा, इधर क्या करते हैं, एमजी के याद है कंपोनेंट बनाते हैं, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है, एमजी साइन थीटा, तो इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की किसकी वजह से, एमजी साइन थीटा, तो इधर एमजी साइन थीटा लग रहा है, टेंडेंसी उसकी नीचे जाने की, पर कौन रोक रहा है उसको, फ्रिक्शन। कहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन, ऊपर, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर से कुछ लगना है। फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, इधर नीचे, बीच में, ऊपर, कहाँ पे नीचे। फ्रिक्शन को जब ड्रॉ करोगे जहाँ पे लग रहा है ना उधर ही बनाना, वैसे एरो बनाओ, और क्या लिखते हैं, स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं फ्रिक्शन। और कौन सा लग रहा है, स्टैटिक ही लग रहा है, तो स्लाइडिंग करेंगे, स्टैटिक ही लग रहा है, तो क्या लिखते हैं इधर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसकी टेंडेंसी कहाँ पे, राइट साइड जाने की है, और जा नहीं रहा है, फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है ना, तो इस तरफ लग रहा है, क्या लिखेंगे, ये ऐड करो डायग्राम। नहीं होगा भाई, तुम्हारी डेस्क है उस पे ऐसे पेन रखी हुई है, स्लाइड कर रही है, नहीं कर रही, समझ में, क्यों नहीं, पेन का एमजी साइन थीटा लग रहा है, तो ऊपर क्या लग रहा है, वो बैलेंस कर रहा है, इसलिए उधर का उधर। फोर्स ही है फ्रिक्शन, और कुछ नहीं, अभी इक्वल है, अभी इक्वल। ये इसके नीचे स्टेटमेंट लिखो, इन द अबव
In the above cases, in the above cases, both the blocks have tendency to move. Both the blocks have tendency to move. So friction will act in its opposite direction. So the friction will act in opposite direction. So friction will act in opposite direction. ठीक है, इधर भी वो वर्ड ऐड करो ना, रेस्ट पे ये दोनों, रेस्ट पे ये, ठीक है। अभी क्या लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है। ओके, देखो इसमें ये वाला केस है ना, ये इसको जब से स्टडी करते हैं इसमें स्टैटिक और समझ में आएगा। ये वाला केस है, ये ब्लॉक है मेरा, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ रखा हुआ था, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि कोई टेंडेंसी ही नहीं है। अब मैं सपोज 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, जाने 1 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रहा, फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा, इस तरह से फोर्स लग रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है क्या, लग रहा है। इसकी टेंडेंसी किस तरफ है, अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इसकी टेंडेंसी क्या इस तरफ है, इस तरफ है मूव करने की। फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, 1 न्यूटन का मैं लगा रहा हूँ, क्या लगता है कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, वैल्यू इधर ही लग रहा है, तो कितना लग रहा है, 1 न्यूटन ही लगेगा। इस तरफ 1 न्यूटन का लगा रहा हूँ, तो कैंसिल करने के लिए इस तरफ ही लगेगा 1 न्यूटन, सभी क्या होगा, कैंसिल हो पाएगा। सपोज अब मैं बढ़ा रहा हूँ, 2 न्यूटन का लगा रहा हूँ, फिर भी रेस्ट पे, तो फ्रिक्शन कितना, 1 न्यूटन ही लगेगा, कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। 3 न्यूटन लगा रहा हूँ तो भी मूव नहीं कर रहा है, तो 3 न्यूटन, ऐसे मैं बढ़ाते ही जा रहा हूँ। अब मैं नोट किया, जब मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऐसे जस्ट वो मूव करना, स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट कर, जस्ट ऐसे एकदम धीरे स्टार्ट कर रहा है। तो उस मोमेंट में क्या बोल सकता हूँ, फ्रिक्शन की क्या है, लिमिट है, लिमिट है, मतलब कितना मैक्सिमम कितना तक लग सकता है, 5। अब मैं 6 लगाऊं, 7 लगाऊं, 10 लगाऊं, अब क्या है, वो मूव करेगा क्योंकि फ्रिक्शन की क्या है, लिमिट आ चुकी है। तो उस वैल्यू को जो मैक्सिमम लग सकता है उससे ज्यादा नहीं लग सकता, उससे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, उसकी रेंज होती है, मिनिमम कितना लगता है, 0, कोई नहीं लग रहा। बाद में जैसे जैसे मैं ये बढ़ा हूँ, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है और एक हद तक बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रहा है। उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होते रहती है, ठीक है। रेंज आती है 0 से कहाँ तक लगता है, मैक्सिमम वैल्यू, उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी इक्वेशन लिखवा रहा हूँ मैं, तो कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस डायग्राम से हमने समझा, तो ये डायग्राम को है ना थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, इसके बाद लिखवाता हूँ। स्टेटमेंट एक लिखो, देखो कंसीडर, नेक्स्ट टाइम लिखना, कंसीडर a block placed on rough surface as shown in the figure below. Consider a block placed on rough surface. Consider a block placed on rough surface as shown in the figure below. तो देखो ये फिगर है, हम क्या इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो इसका एफबीडी बनाते हैं, जो भी रेस्ट पे है, तो इसका एफबीडी बना, नीचे क्या है एमजी, इधर नॉर्मल, यहाँ पे एफ लग रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, देखो एफबीडी से समझना है। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है, अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है, मुझे एक्सेलरेशन 0 करना है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में पक्का एक फोर्स लगना ही चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो पाएगा। तो फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, एफ एफ, ठीक है ना। एफ को ड्रॉ करो,
लेके ठीक है, ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसके नीचे स्टेटमेंट लिखो। Since the block is at rest, since the block is at rest, the external force capital F, the external force capital F is equal to the static friction Fs, is equal to the static friction Fs, equal to the static friction Fs। ठीक है, फुल स्टॉप। अभी क्या है, इक्वल है। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, जैसे कैपिटल F बढ़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या है, बढ़ेगा, और क्या लिमिट तक बढ़ेगा। उस वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट टाइम वो लिखो, एज कैपिटल F इंक्रीजेस, एज कैपिटल F increases, comma, Fs also increases, Fs also increases, but up to a certain maximum value, but up to a certain maximum value called limiting friction, called limiting friction। ठीक है, मैक्सिमम तक ही फ्रिक्शन लग सकता है, उसका फ्रिक्शन क्या कहते हैं, बढ़ेगा नहीं, उतना ही लगेगा। ठीक है, लिमिट पे आ जाएगा। तो उसका ना एक वैल्यू होती है, उसकी इक्वेशन में लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, limiting friction depends on, limiting friction depends on the nature of the contact surfaces, the nature of the contact surfaces and the normal force between them, and the normal force between them, and the normal force between them। ठीक है, तो नेचर ऑफ, देखो अब यहाँ पे दो वर्ड है कि मैक्सिमम ये जो फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड करता है, एक तो ये नेचर कॉन्टेक्ट मतलब कैसे मटेरियल के बने, और किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल। पहले मटेरियल के बारे में दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं। पहले नॉर्मल वाला समझा देता हूँ। ये पेन वाले एग्जाम्पल लिया, मान लिया जब 5 न्यूटन पे जस्ट मूव करना ऐसे स्टार्ट हो, ठीक है, तो मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 5 न्यूटन, कि मैक्सिमम 5 न्यूटन तक है। ठीक है, अब सपोज कोई पर्सन ऐसे ऊपर से ऐसे फिंगर से प्रेस कर रहा है, ठीक है, मान लो कि ऐसे प्रेस कर रहा है। अब क्या लगता है, मैं 5 न्यूटन अगर लगाऊं, मूव करेगा क्या? अगर ऐसे प्रेस कर रहा है कोई जोर से, मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल जितना लगाओगे तो क्या बढ़ेगा, मतलब और मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या नॉर्मल पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल। जितना नॉर्मल ज्यादा लगता है ना, फ्रिक्शन भी क्या उतना ज्यादा लगेगा। इक्वालिटी अगर डाले तो कांस्टेंट डालना पड़ता है। इधर कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं, म्यू, म्यू से, और स्टैटिक लग रहा है इसलिए एस सिंबल डालते हैं। ठीक है, ये म्यू एस के बारे में बताता हूँ क्या है, लिखो ये। लिखिए, ठीक है, ये म्यू एस लिखो। म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, म्यू एस इज कॉल्ड
coefficient of static friction, that is called coefficient of static friction, and it depends on the nature of contact surfaces, and it depends on the nature of contact surfaces. नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है। देखो इसका मतलब समझाता हूँ, ये नेचर के बारे में मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे ये फ्लोर पे हम चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली फ्लोर ड्राई है, हम चल रहे हैं, ठीक है, इजीली चल पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर सपोज इधर ऑयल सपोज कहीं पे बिखर जाए, तो बाद में हम अगर चलने की ट्राई करें तो क्या स्लिप हो सकते हैं? तो ऑयल की वजह से क्या लग सकता है? देखो स्लिप हो रहा है मतलब स्लाइडिंग हो रहा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में। स्लाइडिंग हुआ, पहले तो ये बताओ, पहले मैं नॉर्मल ड्राई फ्लोर पे चल रहा हूँ और बाद में हम ऑयली सरफेस पे, ऑयली फ्लोर पे चल रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। क्या लगता है क्या कम हुआ होगा? एन कम हुआ क्या? एन तो अपनी वजह से आ रहा है, वेट की वजह से वो तो सेम ही रहेगा, तो वो ऑयल की वजह से क्या चेंज हो गया? म्यू कम हो, मतलब वो म्यू क्या, वो सरफेस पे डिपेंड करा कि उसमें क्या चेंज कर रहे, ठीक है। फ्रिक्शन कम करना हो, म्यू को क्या कर दो? कम कर दो। अब वो अपने ऊपर। अब जैसे हमने ये वॉकिंग की बात की, ठीक है, तो वॉकिंग के केस में मैं क्या चाहूंगा कि फ्रिक्शन क्या हो, ज्यादा हो, वरना स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। कार जो रोड जो अपने होते हैं, ठीक है, टायर और रोड उसके बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए कम? अगर कम हो तो कार क्या हो जाएगी? स्किड हो जाएगी। तो टायर का भी डिजाइन ऐसा होना चाहिए, रोड का भी डिजाइन होना चाहिए कि म्यू क्या हो, ज्यादा हो, कहीं स्लिपिंग ना हो, स्लाइडिंग ना हो, ठीक है ना। कुछ जगह मुझे फ्रिक्शन क्या चाहिए? कम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कैरम सभी ने खेला है, जो स्ट्राइकर होता है, ठीक है, अगर कैरम बोर्ड एकदम ड्राई हो और मैं स्ट्राइकर से स्ट्राइक करूं तो क्या बहुत कम बाउंस होगा। तो अगर हम पाउडर डाले उसमें और बाद में स्ट्राइकर को क्या काफी बाउंस मिलता है ना, तो बेसिकली पाउडर डालने से तुमने क्या किया? उसमें फ्रिक्शन कम कर दिया, पर प्रॉपर्ली तो क्या हो गया? इफेक्टिवली कम। तो स्लाइडिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कुछ लुब्रिकेंट्स जो होते हैं अपने 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, हम ऑयल जो डालते हैं, मैं फ्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल डीजल की, जो ऑयल हम डालते हैं वो ऑयल क्या पूरे इंजन में, ब्रेक में हर जगह घूमता है। वो ऑयल बेसिकली क्या करता है? पिस्टन और वो सब पार्ट में, मूविंग पार्ट के बीच में, उस केस में 2 व्हीलर के केस में कहता हूँ क्या आइडियली मैं चाहता हूँ फ्रिक्शन ज्यादा हो या कम हो? जो मूविंग पार्ट है उनके बीच में कम हो, वरना वो हीट प्रोड्यूस होगी, लॉस होगा। तो इसलिए उसके बीच में क्या, अगर ऑयल की फिल्म आ जाए तो म्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। तो म्यू क्या नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका यूनिट बता सकते हो? यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला से क्या है? इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है, सॉरी फ्रिक्शन क्या है? फोर्स है। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। नॉर्मल के फोर्स न्यूटन पे क्या होगा? न्यूटन। कैंसिल हो गया, तो मतलब क्या हो गया? डायमेंशन। कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो म्यू लिख लो, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। It is unitless and dimensionless. It is unitless and dimensionless. ठीक है। और जो दूसरा डिस्कस किया कि फ्रिक्शन क्या है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, रेंज होती है। अगर मैं ऐसे ही रखा हुआ है कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, मैं 1 न्यूटन लग रहा हूँ तो 1 न्यूटन लग रहा है, 2 लग रहा हूँ 2 लग रहा है, तो एक लिमिट तक लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या होती है? रेंज होती है, ठीक है। क्वेश्चन चेक बस लिख लो, रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? से 0 से स्टार्ट होता है और क्या मैक्सिमम तक लग सकता है। मैक्सिमम की वैल्यू भी निकाली ना हमने, क्या होती है? म्यू एस इनटू एन, ये उसकी रेंज होती है, ठीक है। इस पर बॉक्स बना दो, ठीक है। 0 से क्या म्यू एन तक लग सकता है। ठीक है, तो ये था अपना
स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो ये नोट्स और डेफिनेशन सब इसलिए लिखो ना कि बोर्ड में अगर आए स्कूल के एग्जाम में इसको स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सप्लेन करो, दो एक क्या सकता है, तो ये डेफिनेटली ऐसे स्टेटमेंट और उस सब से लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक देख लिया। अब दूसरा लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, अगर स्लाइडिंग हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक। ठीक है, जो डिस्कस किया, स्लाइडिंग ना हो रहा हो तो स्टैटिक, स्लाइडिंग हो रहा हो तो क्या लगता है, काइनेटिक। ठीक है ना, तो फिर इसका स्टेटमेंट लिख लो। द कॉन्टैक्ट फोर्स, the contact force which opposes, the contact force which opposes the relative motion, the contact force which opposes the relative motion, bracket में लिखो sliding, the contact force which opposes the relative motion, bracket में लिखो sliding between the contact surfaces, between the contact surfaces, between the contact surfaces is called kinetic friction, is called kinetic friction। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये वाले केस लेते हैं, मान लो पेन इस तरह स्लाइड कर रही है, अब सच में स्लाइड कर रही है, तो इस पेन पे कहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, ठीक है ना, तो जो स्लाइडिंग सरफेस है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। ठीक है, तो भी स्टेटमेंट लिख लो, इस डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द relative motion of the surface, its direction is opposite to the relative motion of the sliding surface, direction is opposite to the relative motion of the sliding surface। ठीक है, तो एक बेसिक ड्राइंग अगर इसका देखें एग्जाम्पल, तो सपोज ब्लॉक यहाँ पे ये ठीक है ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे मैं कुछ दे रहा हूँ, एक वेलोसिटी दे रहा हूँ, मान लो इधर वेलोसिटी दे दी, सपोज v दे लेते हैं, मान लो इसको कुछ वेलोसिटी v0 दे दी, जैसे पुश कर दी, ठीक है v0 वेलोसिटी दे दी, मतलब क्या ये स्लाइड कर रहे हैं। तो अब तुम्हें जानना है फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इसमें देखो इजी है कि भाई इस तरफ जाएगा फ्रिक्शन पीछे ही लगना चाहिए, पर मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना, वो काम आएगा। तुम्हें किसको स्टडी करना है, ब्लॉक को, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे आना चाहिए, दूसरे सरफेस पे खड़ा होना चाहिए। मतलब अगर मुझे ब्लॉक को स्टडी करना हो तो ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, ग्राउंड पे। जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, ग्राउंड पे खड़ा है, तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है और ब्लॉक का इस तरफ स्लाइड हो रहा है, फ्रिक्शन क्या लगता है उसका ऑपोजिट, तो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे मैं क्या एफ नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एफ। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगेगा, ब्लॉक पे तो लग रहा है पीछे, ग्राउंड पे लगेगा कि नहीं लगेगा, बोल, ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगेगा। तो आंसर मैं दे देता हूँ, ग्राउंड पे लगेगा फ्रिक्शन, ग्राउंड पे भी लगेगा फ्रिक्शन, कहाँ पे लगेगा, आगे लगेगा, एफ के लिख सकते हो, ग्राउंड पे भी लगेगा, क्यों लगेगा बता, क्या होगा, कांटेक्ट जहाँ पे भी होता है तो फोर्स जो लगता है वो दोनों सरफेस पे लगता है, एक पे ही नहीं लगता है, दोनों सरफेस पे लगता है। और ये बता सकते हो कि ये तरफ लग रहा है तो ये आगे लग रहा है, उसका रीजन क्या, मतलब ऑपोजिट एक्शन लग रहा है, क्या एक्शन, मतलब तुम्हें एक पे पता हो ना, दूसरे पे आराम से बना सकते हो, क्या ऑपोजिट एक्शन से। ठीक है, तो एक पे ही स्टडी करो, दूसरे में ऑपोजिट एक्शन में होता है। ठीक है, ये ड्रॉ कर लो, इसके और एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे। किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा।
ओके देखो इसमें ना एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक ब्लॉक के ऊपर ऐसे दूसरा ब्लॉक है और ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, ठीक है। सभी सरफेस रफ है, मतलब ये वाला पार्ट भी रफ है, ये वाला पार्ट भी रफ है, ठीक है। जैसे वेलोसिटीज देती है। अब तुम्हें जानना है फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा। तो सपोज मुझे ए को स्टडी करना है कि उस पे कहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। तो पहले सेम जो कंसेप्ट बताया ऑब्जर्वर के टर्म्स में देखो, ऑब्जर्वर को पहले बताओ कहाँ पे खड़ा करो, ए पे, बी पे, ग्राउंड पे, कहाँ पे। ये सब देखो यहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है ना, तो ऑब्जर्व को कहाँ पे करना पड़ेगा, दूसरे पार्ट मतलब बी पे। ऑब्जर्व बी पे खड़ा होना चाहिए और ए को देख रहा है। तो अगर मुझे ए को स्टडी करना है तो जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, बी ब्लॉक पे आ जाएगा और ए को देख रहा है। तो इसमें ना रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगता है, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि हम ग्राउंड से देख रहे हैं ना तो ए की स्पीड 3 है, पर सपोज कोई ऑब्जर्वर बी पे खड़ा है और वो ए को देख रहा है तो 3 की स्पीड से नहीं जाएगा, कुछ और स्पीड से जाएगा। कैसे जाएगा, तो मैंने ट्रिक बताई थी। क्या होता है इसमें, इसकी खुद की स्पीड तो होती है, साथ में जिस पे वो खड़ा है उसकी वेलोसिटी उसको दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने ट्रिक बताई थी, वो लगा नहीं। तो बी की स्पीड कितनी है, 5 है, वो 5 इसको दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से ओवरऑल कितना होगा इसमें, बोलो इस तरह हुआ मतलब। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, तो ये मुझे इधर 3 से जाता होगा। पर जो ऑब्जर्वर, मतलब हमारी बात करो, अगर हम बी पे खड़े हो जाए और बाद में ए को देखें ना तो ये 3 से नहीं जाएगा, 2 से और किस तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे जाता हुआ देखिएगा। फ्रिक्शन बताओ कहाँ पे लगेगा, लेफ्ट या राइट, किस तरफ। ये जा रहा है उसका ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। इससे जा रहा है कहाँ पे लगेगा, ऑपोजिट, मतलब इस तरफ लगेगा। इसको कुछ H1 लिख रहा हूँ। अब से बी के लिए अगर स्टडी करें, बी पे पहले तो मुझे बताओ कितने फ्रिक्शन लगेंगे। यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट है, इधर भी कॉन्टेक्ट है, दोनों फ्रिक्शन लगेंगे। इधर मुझे बता सकते हो क्या होगा, अभी जो इससे पहले होता है ग्रास्पिंग पावर, इतना डिस्कस किया, स्टडी किया है, किस तरफ होगा। इधर डायरेक्ट लिख सकते हो, इधर इस तरफ लग रहा है राइट साइड, इस पे कहाँ पे लगेगा, लेफ्ट साइड, डायरेक्ट ही अभी तो डिस्कस किया हमने। एक्शन रिएक्शन इस पे कहाँ पे लगेगा, इस तरफ लगेगा, डायरेक्ट ही लिख सकते हो। अब मुझे यहाँ पे ग्राउंड पे स्टडी करना है, इधर ऑब्जर्वर को कहाँ पे खड़ा कर, ग्राउंड पे कर दो। तो जो अब ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे है, ग्राउंड तो रहते ही मतलब जैसे वैसा ही दिखेगा। बी किधर जाता होगा, दिखेगा इधर, कितनी स्पीड से जाता होगा, तो स्लाइडिंग इस तरफ हो रहा है, कहाँ पे फ्रिक्शन, इसको मैं F1 लिखूं, अलग कॉन्टेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये ड्रॉ कर लो, ये सिर्फ ड्रॉ करो, ये अपने आप ट्राई करो, अब दिमाग में बैठेगा ये। एक के रिस्पेक्ट में जरूरत नहीं है, इसमें ही काम हो जाएगा।
जैसे ये ड्रॉ किया है, जैसे देखो यहाँ पे दूसरा एक केस बना है, तो आपने आप ट्राई करना है, ठीक है। ऑब्जर्व तब वो सब प्रॉपरली ढंग से बनाओ, करो ट्राई। उधर ग्राउंड के साथ देखना है ना सेक्शन, ग्राउंड पे खड़ा तो जरूरत नहीं है ना, पूरा बन तो गया डायरेक्ट, जरूरत होती कहीं पे कंफ्यूजन होता तो खड़ा रखते ना, सब बन तो गया डायरेक्ट, जरूरत नहीं तो इसमें पहले मुझे पी को स्टडी करना है, पी पे कहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ऑब्जर्व कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, यू पे खड़ा होना चाहिए। तो पहले पी के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर जो है वो क्यू पे खड़ा है। अब से वो ट्रिक लगाओ, इसकी खुद की 400 है स्पीड, क्यू की जो स्पीड है इसको दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरफ दे दो 10, टोटल कितना हो गया ये, इस तरफ जा रहा है 14 से, मतलब क्यू को क्या लगेगा, तो ऑब्जर्व जो क्यू पे खड़ा है उसको क्या लगेगा, पी इस तरफ भी जा रहा है तो 14 की स्पीड से जा रहा है, कहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, इस तरफ, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मुझे X1 लिखी। अब सेम अगर मैं क्यू पे स्टडी करूं तो जो ऊपर वाला सरफेस है उस पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही बना सकते हो। अगर पी पे लेफ्ट साइड लग रहा है तो क्यू पे कहाँ पे लगेगा, राइट साइड, F1 लिख सकते हैं, एक्शन रिएक्शन। ग्राउंड वाला स्टडी करना हो, ऑब्जर्व कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे ही होगा, ऑब्जर्व ग्राउंड पे खड़ा है तो ग्राउंड के स्पेक्ट में डायरेक्ट जो दिया है वही होता है। क्यू इस तरफ जा रहा है 10 से, किस तरफ फ्रिक्शन रहेगा, इस तरफ लगेगा, तो क्या हो जाएगा M, ठीक है। ओके,
इसके अलग क्या कहते हैं, इसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। ठीक है, फ्रिक्शन में ध्यान देना है, फ्रिक्शन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, प्रॉपर्ली ध्यान से स्टडी करना है। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम को इससे पहले काइनेटिक के बारे में ना थोड़ा और लिखवा देता हूँ। ये सब एग्जाम्पल्स देखे हमने। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, उसकी वैल्यू ना फिक्स होती है। हमने स्टैटिक में देखा, स्टैटिक में क्या होता है, रेंज होता है कि 0 से वो म्यू एन उधर तक लग सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है। मतलब देखो, सपोज ये ऐसे पेन है, ठीक है, अगर सपोज मैं ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ये मूव कर रहा है, 100 न्यूटन का लगा रहा हूँ तो भी मूव कर रहा है, जितना भी फोर्स लगा, एक बार मूव करना स्टार्ट किया ना, फ्रिक्शन क्या रहेगा, फिक्स, बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा, फिक्स। ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट लिख लो, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ kinetic friction, the value of kinetic friction is fixed. The value of kinetic friction is fixed. ठीक है, वो वैल्यू भी लिख लो। उसकी वैल्यू कितनी होती है, F के इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा था, वो म्यू इंटू एन होता है, बस फर्क कितना है, उधर म्यू एस था, यहाँ पे म्यू की आ जाता है। ठीक है, ये इस पे बॉक्स बनाना। और म्यू के लिए लिख लो, म्यू के क्या होगा अपना कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के जो है इसे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक पार्ट इसमें बस स्टडी करना है। ठीक है, बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इसमें ना देखो, कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे कभी ट्राई किया तो सपोज ऐसे कोई टेबल है, टेबल को हमें पुल करना है। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा फोर्स लगाओ, टेबल मूव नहीं करेगा। ठीक है, मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, मैं अब फोर्स एकदम ज्यादा बढ़ा रहा हूँ तो नोट किया टेबल मूव करना स्टार्ट होगी। ठीक है, उसका कभी नोट किया, एक बार मूव करना स्टार्ट हो जाए ना तो फोर्स कम लगाना पड़ता है और थोड़ा आराम से वो मूव कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक ज्यादा होता है। एक बार मूव करना हो गया ना तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। तो थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लगता है, पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी वजह से कम होता है, ये म्यू की वजह से। म्यू एस है ना थोड़ा ज्यादा होता है, जनरली बता रहा हूँ, म्यू एस थोड़ा ज्यादा होता है, म्यू के क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसके नीचे ना लिख लो, जनरली म्यू के लेस देन म्यू एस, जनरली म्यू के लेस देन म्यू एस, जनरली म्यू के लेस देन म्यू एस। ओके, अब देखो ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, अब देखो एक जो इसका है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जो सबसे सिंपल केस है इसको देखते हैं, ये ब्लॉक रखा हुआ है और मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें फ्रिक्शन को स्टडी करना है। शुरुआत में देखो यहाँ पे इस तरफ ये ऐसा एक्सटर्नल फोर्स, मतलब ये बढ़ा रहा हूँ तो फ्रिक्शन कैसे चेंज होगा ना वो स्टडी करना है। शुरुआत में मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, इसमें जीरो, कोई टेंडेंसी नहीं, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ ये तुरंत ही मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा हूँ ये रेस्ट पे ही रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और वो फ्रिक्शन जैसे जैसे मैं एफ बढ़ा रहा हूँ फ्रिक्शन उतना ही है, बढ़ फ्रिक्शन भी बढ़, तो कैसा ग्राफ कैसा है, दोनों बढ़ रहे हैं ना एक साथ, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, बढ़ते ही जाएगा, एक लिमिट आएगी, एक लिमिट आएगी। ठीक, वो अपना कौन सा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू एस। अब उससे ज्यादा अगर मैं फोर्स बढ़ाऊं
तो फिर क्या ये मूव करना स्टार्ट होगा, मूव करना स्टार्ट होगा, तो फिर अब कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, काइनेटिक। ये मैं बढ़ाते ही जाऊँ, मान लो 100 न्यूटन 1000 न्यूटन से बढ़ाते ही गया, काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा कि नहीं, सेम रहेगा। अभी स्टेटमेंट लिखो, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो बढ़ेगा भी नहीं कम भी नहीं होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कैसा ग्राफ है, अगर कोई चीज कांस्टेंट है कैसा ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर से ही बना हुआ या थोड़ा नीचे बना, क्यों नीचे बनता है, इसकी वैल्यू क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉप आता है, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी होती है, म्यू के इनटू, ठीक है। ये रीजन कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है, ये कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक का, ठीक है। पहले ये ड्रॉ करना, इसके बाद में ग्राफ बनना, इसका केस स्टडी करना। हो गया क्या? अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या फ्रिक्शन का आइडिया लग जाएगा कैसे करना है, और तरीका भी बताऊंगा कि कैसे स्टडी करते हैं प्रॉब्लम में। इसमें ना स्टेटमेंट एक लिखवा देता हूँ, स्टेटमेंट ना तुमसे काम आएगा, 2-3 स्टार में आके ना स्टेटमेंट लिख लो, प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा। लिखो to study problems involving friction, to study problems involving friction, to study problems involving friction, find limiting friction first, find limiting friction first, and then study the FBD, and then study the FBD for static or kinetic friction, and study the FBD for static or kinetic friction, study FBD for static or kinetic friction, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये स्टेटमेंट फॉलो करेंगे। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन ड्रॉ करो। लिखो क्वेश्चन
find acceleration and friction. Find acceleration and friction when find acceleration and friction when. अब पहले पार्ट में लिखो F इक्वल टू कैपिटल F का F इक्वल टू 15 न्यूटन. F इक्वल टू 15 ठीक है 15 न्यूटन. दूसरे में लिखो F इक्वल टू 20 न्यूटन. F इक्वल टू 20 न्यूटन दूसरे पार्ट में. ठीक है. तीसरे पार्ट में लिखो F इक्वल टू 21 न्यूटन. F इक्वल टू 21 न्यूटन. ठीक है. ये कौन सा तीसरा पार्ट था ना. फोर्थ पार्ट में लिखो F इक्वल टू 50 न्यूटन. ठीक है. सब अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, हमें स्टडी करना है. ठीक है. अब इससे पहले जो स्टेटमेंट लिखवाया उसको फॉलो करना है कि कभी भी कोई फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है ना तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दो और एफबीडी उतना स्टडी करना है. ठीक है. तो एफबीडी इसका बना है. एफबीडी अगर इसका बना है, एफबीडी कैसा होगा. इधर यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, नीचे एमजी कितना होगा 100, ऊपर नॉर्मल. और देखो विजुअलाइज करो तो पता चल जाएगा क्या लगता है फ्रिक्शन. देखो स्टैटिक और काइनेटिक जो भी क्या लगता है किस तरह लगेगा फ्रिक्शन. टेंडेंसी के इस तरह भी है ना. फ्रिक्शन क्या लगेगा लेफ्ट साइड ही लगता है. स्टैटिक और काइनेटिक और डजंट मैटर, फ्रिक्शन इधर ही लगने वाला है जैसे एफ बना है. ठीक है. बस फर्क इतना अभी हमें पता नहीं है कौन सा है, पर गारंटी फ्रिक्शन इस तरह भी लगेगा. ठीक है. ये बेसिक एफबीडी बना दिया. एक्सप्रेशन अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या होता है. ठीक है. ये एफबीडी बना है और क्या दिखा कि क्या निकालना है लिमिटिंग फ्रिक्शन. मतलब एफ मैक्स कैसे निकालते हैं. म्यू एस इंटू एन, ये अपना एफ मैक्स होता है. तो इधर एन किसके बराबर होगा. एन 100 के बराबर ही होने वाला है. म्यू एस. जब देखो इधर क्वेश्चन में म्यू एस सिर्फ म्यू लिखा हुआ है, सिर्फ म्यू दिया हुआ. मतलब म्यू एस होता है, म्यू के होता है, क्या होता है दोनों ही होता है. म्यू एस और म्यू के. अगर सिर्फ म्यू लिखा हो ना मतलब म्यू एस म्यू के दोनों ही कितने हैं 1, दोनों ही से. तो निकाल दो इधर एफ मैक्स ड्रॉ करो. एफ मैक्स ड्रॉ हो गया क्या. एफ मैक्स कितना आएगा म्यू, ये अपना 0.2 है, ये 100 है, कितना है 20 न्यूटन. मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 20 तक लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 20 तक लगेगा. ठीक है. अब जो स्टेटमेंट लिखवाया मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल दिया, एफबीडी भी ड्रॉ कर लिया है. अब उसको स्टडी करते हैं. ठीक है. स्टडी करते हैं. जो पहले पार्ट में कितना फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन लग रहा है. ओके. अब देखो इधर 15 न्यूटन लगा. पहले तुम अपने हिसाब से बताओ, इधर 15 न्यूटन लगा रहा हूँ, क्या होगा पहले वो बताओ. मूव करेगा कि नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा. 20 तक लग सकता है तो क्या नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा. फ्रिक्शन कितना 20 लगेगा. फ्रिक्शन कितना लगेगा 15 लगेगा, 20 नहीं लगेगा. अगर सोचो 20 लगेगा, फोर्स सिस्टम अगर इधर 20 लगेगा तो मतलब क्या ब्लॉक पीछे जाना चाहिए. इधर तो होगा नहीं, ब्लॉक उधर का उधर ही. तो 15 लग रहा है तो इधर भी क्या लगेगा 15. इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम 20 तक लग सकता है. रेंज क्या आ गई 0 से 20, उधर तक लग सकता है. तो इधर अगर 15 लग रहा है
फ्रिक्शन में कितना लगेगा 15, एक्सेलरेशन क्या होगा 0, मूव नहीं करेगा, वो लिमिट में ही है। तो पहले पार्ट में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि Fs, ठीक है ना, स्टैटिक लग रहा है, Fs इक्वल टू 15 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना होगा 0, ठीक है, और उसमें ऐसे लिखो विद इन द रेंज, Fs इक्वल टू 15 इक्वल टू 0, ठीक है, और क्या लिखो विद इन द रेंज, ठीक है ना, रेंज के अंदर ही। दूसरे पार्ट में कितना फोर्स लग रहा है 20 लग रहा है, वो बैलेंस कर पाएगा क्या, लिमिट 20 तक है, ठीक है, तो अभी मतलब ये फ्रिक्शन कितना 20 तक लगेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा 0। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब अपनी लिमिट पे आ गया, इससे थोड़ा भी ज्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊं क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो दूसरे क्या लिखोगे Fs इक्वल टू 20, एक्सेलरेशन 0, और इसमें क्या लिखोगे, इसमें विद इन रेंज नहीं लिखना है, एट द लिमिट, ठीक है, लिमिट पे आ चुका है, एट द लिमिट, ठीक है, लिमिट पे, इससे ज्यादा लगेगा जस्ट मूव करना वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तीसरे पार्ट में कितना फोर्स कर रहा है 21, लिमिट के बाहर आ गया, तो अब क्या होगा, वो बैलेंस कर पाएगा क्या, तो क्या होगा, कैसा मूव करना स्टार्ट कर देगा, अब वो मूव करना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब मतलब कौन सा, स्टैटिक या काइनेटिक, अब काइनेटिक लगेगा। तो तीसरे पार्ट में लिखो कि इसमें क्या लिखो कि ब्लॉक विल स्लाइड, तो अब यहाँ पे देखो स्लाइड करेगा तब क्या ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या राइट साइड होगा, अब वो मुझे निकालना है, तो इक्वेशन बताओ क्या होगी, सर एक्सेलरेशन है, बोलो इक्वेशन बोलो, F माइनस Fk इज इक्वल टू ma, F कितना है 21, काइनेटिक फ्रिक्शन 20, जो हमने निकाला वो फिक्स ही रहेगा, रॉ वैल्यू चेंज नहीं होगी, काइनेटिक कितना होगा 20, मास कितना है 10 इंटू ए, तो ये कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड पर, ठीक है ना, वो काइनेटिक की रेंज में आ गया। अब एक्सेलरेशन इतना होगा, फोर्थ पार्ट अपने आप ट्राई करो, और जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी क्या फोर्स और बढ़ रहा है, मतलब क्या ब्लॉक को मूव करने वाला है, क्या ये इक्वेशन F माइनस Fk इक्वल टू ma, फ्रिक्शन कितना लगेगा 20 लगेगा फ्रिक्शन। अब एक बार काइनेटिक में आ गया तो फिक्स ही रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं कम भी नहीं होगा, तो 20 लग जाएगा इक्वल टू m a, कितना एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, यह फ्रिक्शन होता रहेगा, चेंज नहीं, ठीक है। So next question,
ड्रॉ करो ये। लिखो क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। वो यही सेम जो देखो फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन है जो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा ना फॉलो करना ही है। क्या करो इसका एफबीडी बनाओ और साथ में क्या निकाल दो वो एफमैक्स लिमिटिंग वैल्यू इतना निकाल, ठीक है, और जज करो कि ब्लॉक मूव कर रहा है नहीं कर रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। एफबीडी बनाओ और एफमैक्स निकालो। सॉल्व मत करना, सिर्फ एफबीडी और इतना मुझे बना के दिखाओ, ठीक है। एफबीडी और क्या निकालना है एफमैक्स, बस इतना। क्योंकि उसमें शायद हो सकता है गलती हो, ठीक है। एफबीडी, चलो एफबीडी बोलो नीचे एमजी है तो कितना है 100 न्यूटन और वो बोलते हैं ऊपर क्या रहेगा नॉर्मल इस तरफ 100 लग रहा है। इसमें सोचा कि कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एंगल पे कंपोनेंट बनाना ही पड़ेगा, एक इस तरफ और एक नीचे। देखो इसमें ये 45 है, ये जो कंपोनेंट है कितना आएगा 100√2 cos 45, मतलब √2 क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 न्यूटन, यहाँ पे 100 न्यूटन, ये कैंसिल हो गया, कुछ काम का नहीं है। फ्रिक्शन ड्रॉ किया है, फ्रिक्शन भी तो बनाना है, एफबीडी में फ्रिक्शन भी जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है बोलो, सेंटर से किस तरफ है, राइट साइड है, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा लेफ्ट, ये ठीक है। ये एफबीडी हुआ और साथ में जो मैं बताया एफबीडी तो बनाना ही है, साथ में लिमिटिंग वैल्यू भी निकालनी है। तो एफ में किसके बराबर होगा म्यू एल, म्यू तो चलो दिया हुआ है 0.1, एन इधर 100 होगा क्या, डिवाइडेड है 100 और 100 दोनों नीचे लग रहे हैं 200, ऊपर एन लग रहा है तो एन इधर कितना है 200 है। बाद में इक्वेशन सॉल्व करोगे एन कितना आएगा 200 आएगा, वेट 200 है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है 20 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अब बताओ ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, अब स्टडी करो, एक बार इतना कर लिया, अब स्टडी करने की ट्राई करो, ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्यों करेगा, मैक्सिमम कितना 20 लग रहा है। जो ब्लॉक मूव कर रहा है 100√2 की वजह से मूव कर रहा है क्या, उसके कंपोनेंट की वजह से, ये 100 की वजह से मूव कर रहा है, मैक्सिमम कितना लग सकता है 20, तो कंट्रोल कर नहीं पाएगा उसको, ठीक है ना, बैलेंस कर नहीं पाएगा, क्या करेगा मूव करेगा, किस तरह होगा इसका एक्सेलरेशन, राइट साइड। इक्वेशन बोलो 100 माइनस इक्वल टू ma, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक या काइनेटिक, कितना वैसे करेगा एक्शन बी, आर कितना है 10,
इंटू ए कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या होगा अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, फ्रिक्शन को क्या है थोड़ा ध्यान से स्टडी करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्लास पूरा उस पर जाएगा फ्रिक्शन से। ठीक है।